इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज के लोगों, गरीबों, मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोहित। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल और मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य। ये जिस तरीके से पूरा त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है, क्या इसमें पल्लवी पटेल की भी एंट्री होगी या नहीं? अभी यूपी में अब ये जो लड़ाई है लोकसभा चुनाव की, अब कहीं ना कहीं पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। वैसे में वहां पर जितने दलित चेहरे हैं उसमें किस तरीके का रन देखने को मिल सकता है, इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश। इनसे जानते हैं कि क्या वाकई में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपको लगता है कि संजय निषाद, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जो वहां पर पूर्वांचल की राजनीति है उसको किस तरीके का अलग मोड़ देते हुए नजर आ सकते हैं? देखा जाए तो यहाँ पर ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय दिखाई देता है, क्योंकि पल्लवी पटेल को देखा जाए तो वो पूर्वांचल में काफी सक्रिय नजर आती हैं। दूसरी तरफ यहाँ बात कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनको बीएसपी में शामिल होते ही कुशीनगर सीट देने की बात की जा रही है। तो ये पूरा माहौल जिस तरीके से देखा जाए, इसमें तमाम उन नेताओं का माही यदि आप गौर करेंगी तो सहयोग मायावती की तरफ से लिया जा रहा है, जिन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो तमाम विवादित बयान देते हुए नजर आए थे, हिंदू धर्म को लेकर के तमाम विवादित बयान देते नजर आए थे। उस दौरान तमाम जो अखिलेश यादव के राजनीतिक सलाहकार थे, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं आंख में नासूर बन सकते हैं लोकसभा चुनाव में। और उस दौरान उनको एक नसीहत दी गई कि यदि आप विवादित बयान देते हैं तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। और वही हुआ। 22 फरवरी 2024 को जिस तरीके से उन्होंने अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद विधानसभा परिषद में जिस तरीके से यहाँ वो एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे थे, वहां से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी से रिश्ते तोड़ने का मतलब यही था कि वहां पर उनको राजनीतिक भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। जिस तरीके की बंदिशें उनके ऊपर लगी हुई थी वो वाकई में कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलों भरी थी। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता करके समाजवादी पार्टी ने दरकिनार किया। और जाहिर तौर पर यदि आप देखेंगे तो इस तरीके की बयानबाजी कभी भी अखिलेश यादव या उनके किसी भी समर्थक ने नहीं की, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर करते नजर आए थे। ऐसे में यहाँ पर आपने पल्लवी पटेल का जिक्र किया, पल्लवी पटेल ने भी वही किया। राज्यसभा के चुनाव होते हैं, अखिलेश यादव के कैंडिडेट को वोट ना दे करके क्रॉस वोटिंग करती नजर आती हैं, जबकि विपक्ष में उनके साथ मौजूद रहती हैं और योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ती हुई नजर आती हैं। यह बात अखिलेश यादव को नागवार गुजरती है, लिहाजा फैसला यह किया जाता है कि पल्लवी पटेल को लोकसभा चुनाव में साथ सहयोगी दल के रूप में ना रखा जाए। सीटों की बात की जाए, 2 सीटें देने को समाजवादी पार्टी प्रमुख यहां पर तैयार थे, लेकिन उनकी तरफ से 5 सीटें मांगी जा रही थी। अखिलेश यादव का यह कहना था कि आपकी एक भी लोकसभा की सीट नहीं है जिस पर आप जीत दर्ज कर पाए या कोई आसार दिखाई देते हो। सिराथू लोकसभा विधानसभा चुनाव जो आपने जीता वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीता, आखिरकार किस आधार पर 5 सीटों पर दांव ठोक रही है? तो ये पूरा सियासी समीकरण देखा जाए, मायावती अखिलेश यादव को ज्यादा टारगेट करते नजर आ रही है, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी, लेकिन उसमें भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मायावती ओवैसी के साथ गठबंधन में तो है, लेकिन जिस तरीके से ओवैसी ने उनको दरकिनार कर दिया चुनाव चिन्ह को लेकर, उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, ईसीआई से बड़ा झटका लगा। अब ऐसे में क्या पल्लवी पटेल के पास कोई रास्ता बचता है कि वो मायावती के साथ फिर से, क्योंकि बीच में चर्चा चल रही थी कि वो मायावती के साथ गठबंधन कर सकती हैं, अगर ओवैसी से वो उनका जो रुख है वो हट जाता है तो क्या वो मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य से उनकी पहले बनती है, तो क्या वो रुक कर सकती है? जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है और तमाम संभावनाएं नजर आती हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार पल्लवी पटेल ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, क्या उन प्रत्याशियों को मायावती यहाँ पर समर्थन करेंगी? मायावती का सियासी आधार देखा जाए तो यूपी में कमजोर नजर आता है। 403 लोकसभा की सीट, विधानसभा की माफ कीजिए सीटें हैं, और उनमें से महज एक विधायक उनके पास मौजूद है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती को अखिलेश यादव ने एक ऑफर दिया था, लेकिन फिलहाल उन्होंने
उन्होंने जिस तरीके से अपनी राजनीति को यहाँ पर नया रंग दिया है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी भी संगठन के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में शामिल करने की बातें कही जाती हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है मायावती पल्लवी पटेल से सहयोग की बात करती है, पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए उनके साथ आने को मजबूर हो रही हैं। तो यदि यहाँ पर कुछ पहले विचार कर लिया जाता, जिस वक्त चुनावी नामांकन की तारीखें शुरू हुई थी उस दौरान यदि बैठ करके कोई फैसला कर लिया जाता, तो मुझे लगता है कि आज मायावती प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी को टक्कर देती हुई दिखाई देती। आपको ये पता होगा माही कि जिस तरीके से पिछले दिनों यहाँ पर तमाम इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पर यदि मायावती शामिल हो जाती हैं तो पहली दलित महिला प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है और ऐसे में देश की सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि मायावती ने न जाने किस तरीके का राजनीतिक रुख अपनाया है, राजनीति में भी सक्रिय नजर नहीं आ रही है और साथ में देखें तो संगठन भी लगातार कमजोर होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में मायावती क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से पूरा विवादित बयान देते हुए नजर आए थे, क्या उनके साथ उनकी पार्टी और वो खुद चलती हुई दिखाई देंगी? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में थे तब भी उनके ऐसे बयान थे जो जनता के बीच जाकर कहीं ना कहीं हड़कंप मचाने का काम करते थे। वही वो जो समाजवादी पार्टी में आए, अब फिर वो बसपा में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दिनेश कि वो कितने दिन तक वहां पर एक स्थिर तरीके से काम कर पाएंगे? देखिए माही, 2.5 दशक तक यानी कि यूं कहे करीब 25 सालों तक मायावती की पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में राजनीति में रहे हैं और राजनीतिक साख भी उनको मिली है, फायदा भी मिला है और निश्चित तौर पर चुनाव भी जीते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में जाने का फैसला उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नाम का जो एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा था देश में, उसका फायदा उठाना चाहते थे स्वामी प्रसाद मौर्य। 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनाव पर यदि नजर डालेंगे तो भाजपा को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आते हैं, क्योंकि उस दौरान अखिलेश यादव का एक दौर दिखाई दे रहा था। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य एक अवसरवादी नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से जाने जाते रहे हैं। खुद भी कहते रहे हैं कि सियासी साख का फायदा उठाना चाहिए, सियासी माहौल का फायदा उठाना चाहिए और जहां भी माहौल बनता हुआ दिखाई दे वहां पर एंट्री कर लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में क्या पता यहाँ पर मायावती या फिर अखिलेश यादव या भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़कर कोई राजनीतिक सक्रियता को आगे बढ़ाएं, लेकिन फिलहाल देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ जाने में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और ऐसे ही तत्व जब मैं समाजवादी पार्टी की धार को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास करता हूं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं और उसी वार्ता को मैंने 13 फरवरी 2024 को पत्र के माध्यम से भी लिखित रूप से अवगत कराया। लेकिन इन दोनों घटनाक्रम के बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब किसी प्रकार की अग्रिम कोई विचार विमर्श नहीं की गई, वार्ता भी नहीं की गई, तो मैंने प्राथमिक सदस्य से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया। आज प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा का पत्र मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी भेज दिया और चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से मैं विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित हुआ था, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद के माननीय सभापति जी को विधान परिषद की संस्था से भी इस्तीफा का पत्र मैंने भेज दिया है। उनसे अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार करने की कृपा करें, क्योंकि मैंने सदैव राजनीति में इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज के लोगों, गरीबों, मजलूमों और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता दी है। इस देश के सामाजिक परिवर्तन के तमाम उन महापुरुषों, जिसमें मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तथा इसी सामाजिक परिवर्तन के महान पुरोधा पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे,
मानवर कांशीराम साहब, पेरियाल अलई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, शहीद जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर के शुरुआती दौर से लड़ाई लड़ता रहा, इनके मिशन पर काम करता रहा और इस विचारधारा तथा मिशन में जब भी कोई आड़े आया, वो कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों न रही हो, उसे टकराने में भी मैंने कभी गुरेज नहीं किया। क्योंकि राजनीति में विचारधारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पद का कोई माने नहीं होता है। मैंने विचारधारा के लिए पद छोड़ी है, कुर्सी छोड़ी है, कभी नेता विरोधी दल का पद छोड़ा, कभी एक नहीं इसके पूर्व और वर्तमान में भी राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ा, कभी विधायक पद से इस्तीफा, एमएलए के पद से इस्तीफा दिया, तो कभी एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया। क्योंकि पद के लिए मैं कभी न कहीं आया हूं न गया हूं। जिनको खुशी है लाभ देने की, उनके लाभ के पद को भी मैं ससम्मान वापस कर दिया हूं। क्योंकि मैं अपना सम्मान विचारधारा के साथ मानता हूं। पद गौड़ है, पद और आता जाता है, विचारधारा शाश्वत होती है, टिकाऊ होती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ये बताया, लेकिन अब ऐसे में क्या पल्लवी पटेल भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाती हुई नजर आएंगी, या फिर मायावती उनको किस तरीके से अपनी पार्टी से फिर से बाहर का रास्ता दिखाते हुए नजर आ सकती हैं? आप हमें बताइएगा कि क्या मायावती अब पल्लवी पटेल को अपनी पार्टी में लेंगी या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।